Hello everyone, welcome back to our channel, the E Square Expertise. Our today's topic will be macroeconomics, meaning, scope, and limitations. So, to begin with, let us see the introduction. In the previous video, we saw what is microeconomics. Here we will start with macroeconomics. So, economics basically is been divided into microeconomics and macroeconomics. The term macroeconomics, which we are going to study today, is derived from a Greek word macros, and that means large. So, here we study large variables of the economy, such as full employment, total consumption, total investment, etc. We will see the definition of macroeconomics to understand the concept more clearly. The definition given by P.A. Samuelson says that macroeconomics is the study of the behavior of economy as a whole. It examines overall level of national output, employment, price and foreign trade. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ये समझ में आता है कि हम पूरे इकोनॉमी को एक यूनिट समझ के पढ़ते हैं। यहाँ पे होने वाले सभी बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं ओवरऑल, जैसे कि नेशनल इनकम ऑफ द एंटायर कंट्री, प्राइजेस, देन द एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड फॉरेन ट्रेड्स. After knowing the introduction, then seeing the definition, let us now see what are the scopes of macroeconomics. The first scopes tell us that it analyzes the national income. Now, how does it analyze or study the national income? So, macroeconomics explains us various methods for measurement of the national income. National income indicates the economic development of a nation. हमारी नेशनल इनकम कितनी है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी डेवलप हो रही है. इट इज़ एन इंडिकेटर. उससे हमें पता चलता है कि व्हाट आर द डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन आवर नेशन. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्रॉब्लम रिलेटेड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पे भी ध्यान देती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स एंड सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी. अदर देन दैट ये एक इवैल्यूएटर है ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी. सो इट इज़ नथिंग बट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ये बताता है कि हमारे कंट्री में कितना लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. Then the next scope that we see is employment and unemployment. Macroeconomics here also studies what are the causes, effects and measures of जनरल अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से होता है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है. इट एनालाइजेज द कॉज बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन. इफ़ देर इज़ अ डिप्रेशन देन क्या रीजंस है कि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है वो भी वो स्टडी करते हैं. एंड एट द सेम टाइम अगर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है इकोनॉमी में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन, जो कि होना ही है बिकॉज डिप्रेशन के टाइम वी ऑल नो द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो, सो the level of output thereby is also low and the overall aggregate demand is also thereby reducing. Hence, we can say that in order to have this reduced unemployment getting changed into an increased employment, अनएम्प्लॉयमेंट को हटा के अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है देन व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो ही आउटपुट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगी एंड कंजम्पशन टू इंक्रीज द इफेक्टिव डिमांड. इसलिए लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बिकॉज ये एक मैक्रो इकोनॉमिक इशू है या एक ऐसा इशू है जो पूरी कंट्री एज अ होल
फेस करती है। और हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वही इश्यूज़ को स्टडी करते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम इज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द एंटायर इकोनॉमी. I hope you guys are able to understand. If you are having any doubts, please write it down in the comment section. The next scope is business cycle और ट्रेड साइकिल भी हम इसे कह सकते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एनालाइजेस द स्टेजेस, कॉजेस एंड इफ़ेक्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल के क्या क्या स्टेजेस है, उसके क्या क्या कॉजेस है और इफ़ेक्ट्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है. अब बिजनेस साइकिल के कॉजेस में आ सकता है फ्लक्चुएशंस होना, दैट इज़ अप एंड डाउन इन द बिजनेस साइकिल. देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या फ्लक्चुएशंस हमारे कंट्री को फेस करने पड़ते हैं. देर आर फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ सेविंग में प्रॉब्लम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, output, demand, and general price level. Macroeconomics suggests remedial measures for fluctuations in the business cycle. See, a country hai, if it is having its business with the other countries, there are bound to have fluctuations. तो macroeconomics वो सारी fluctuations को study करती हैं और वो fluctuations के ऊपर क्या measures लिए जा सकते हैं वो भी macroeconomics suggest करती है. बिजनेस साइकिल के बाद नेक्स्ट स्कोप है इकोनॉमिक पॉलिसीज़. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो enables the policy makers to develop and frame appropriate measures to control various economic problems. अभी हमने स्टडी किया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को काउंटर किया जाता है, उसको ध्यान दिया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है. बट वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यू रिक्वायर अ पॉलिसी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मेक द पॉलिसी फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. प्रॉब्लम्स सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, रिसेशन, अंडर डेवलपमेंट and other than that various economic problems related to monetary policy, fiscal policy, trade policy, then foreign investment policy, ये सब जो है सब्जेक्ट मैटर आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, which they study and give the solution upon. Thus we can say that in the economic policy development macroeconomics helps the policy maker to develop such a policies by which all the macroeconomic problems can be solved. Then we see the next scope, that is working of the economy or functioning of the economy. Now the economy is not a small thing, it is a huge and a very large concept. So the functioning of such a large economy is also very much complex. This complicated system of the economy is studied through circular flows. I have already made a video on circular flows that takes place in the economy. तो आप लोग प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देखिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वर्किंग कैसे होता है इकोनॉमी में. We have seen that all the factors of production are being given by the household to the firms. Then the firms are paying for it in the form of rent, wages, interest, profit. And then these firms give the goods and services to the household, and households are making payments to the firms for the goods and services that they buy from the firms. And this is how the economy is working. मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये हेल्प करता है कि ये जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इन वेरियस सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी. ये फंक्शनिंग एकदम स्मूथ फंक्शनिंग तो नहीं हो सकती, इतनी बड़ी फंक्शनिंग है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आते हैं. तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे इनकाउंटर करना चाहिए उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है. देन वी ऑल्सो स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब मैक्रो इकोनॉमिक एक ऐसा कंसेप्ट है जो इकोनॉमी को स्टडी करता है एज अ होल.
तो इट इज़ बाउंड टू स्टडी कि उस इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हो रहा है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रोथ दैट इज़ टेकिंग प्लेस, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एज अ होल। कोई भी वेरिएबल में अगर कोई चेंजेस आता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या चेंजेस आ रहा है और डेवलपमेंट में क्या चेंजेस आ रहा है, ये भी स्टडी करना इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द नेक्स्ट इज़ फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमें पता है दैट फॉरेन ट्रेड ऑलवेज अफेक्ट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, balance of payment and other economic activities of an economy. Now what is this national income? So we all know जो भी पैसा हमारे पास एक साल में आता है in one given period of year, जो भी हम कलेक्ट करते हैं that is the national income of the कंट्री। अगर हमारे ट्रेड्स अच्छे नहीं होंगे तो ये नेशनल इनकम कम हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इश्यूज आएंगे और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स भी हमारे इकोनॉमी में होते हैं। देन वी सी दैट प्रॉब्लम जो भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में होते हैं वो कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रिलेटिंग टू इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सब कैसे आते हैं कंट्री में, थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड। देन द फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होता है दैट इज़ बीन डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल। देयरफॉर दिस इन टर्न determines the exchange rate. There are various exchange rate policy related issues and there are various problems relating to foreign trade and balance of payment, and these issues affect the economy at a global level and therefore it is also the part of macroeconomic studies. हमें वैसे ही पता है कि हम लार्जर इश्यूज़ को ही स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये जो फॉरेन ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के वजह से इकोनॉमी को प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी हम एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी करके उस पर आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव मॉनिटरी प्रॉब्लम्स एंड मनी सप्लाई। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये भी एनालाइज करता है कि एडवर्स इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं अगर एक कंट्री में इन्फ्लेशन हो गया, मतलब कमोडिटीज़ के प्राइसेस अगर ज़्यादा राइज हो गए या डिफ्लेशन हो गया तो क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस द मॉनिटरी पॉलिसी, द फिस्कल एंड द डायरेक्ट मेजर्स ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, कि मॉनिटरी बेसिस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फिस्कल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स होंगे और डायरेक्टली क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करता है कि ये इश्यूज़ की वजह से मनी सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट होगा, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। द स्टॉक ऑफ द मनी सप्लाई इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनिटरी पॉलिसी, और कितना मनी हमारे पास इन द मार्केट है, कितना मनी सप्लाई किया जा रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली इन्फ्लुएंस कौन से पॉलिसी से होता है। वी ऑल नो मॉनिटरी पॉलिसी से हमारा मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस होता है। दिस इज़ ऑल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं मैक्रो लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स उसे स्टडी करके कैसे सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करता है। So I hope all the scopes are now clear to you. Let us see what are some of the limitations of this macroeconomics. The first limitation says that macroeconomics has limited application. Then it says it is misleading in some individual and world problems. The main problem in macroeconomics is that it is concerned with aggregates as uniform without the internal composition and structure. Then it says it deals with excessive generalization of the whole economy. देखिए, कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम्स होते हैं, एवरी कंसेप्ट इज़ नॉट फुल प्रूफ टू स्टडी एंड दैट इज़ व्हाट वी सी हियर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका कभी कभी लिमिटेड एप्लीकेशन होता है, कभी कभी इट इज़ मिसलीडिंग इन सम इंडिविजुअल एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कोई कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें वो मिसलीडिंग हो जाता है। देन द मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे कहा गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये है कि वो एग्रीगेट्स को स्टडी करता है, ये हम मानते हैं, लेकिन सब एग्रीगेट्स को यूनिफॉर्मली स्टडी करता है, वो उनके इंटरनल कंपोजिशंस भी होंगे उसको कंसिडर नहीं करता है, और वो एक्सेसिवली जनरलाइज कर देता है जो भी हम स्टडी करते हैं।
Thus, these are the certain limitations of macroeconomics. By studying this topic, we can thereby conclude that macroeconomics is consist of different subject matters like seen above. It is different from microeconomics, but both are the branches of economics and suffer from certain limitations as well. But then also, macroeconomics and microeconomics at their own level try to give answers to the problems that are being studied in the subject matter of micro and macro. With this, we come to the end of our topic. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, the E Square Expertise. You can also click on the bell icon so that every time we upload a video, you get the first notification. Thank you very much.